हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, वो चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं सीमांत लागत। सीमांत लागत को भी हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों को अवशोषण लागत पद्धति को भी पढ़ना है, क्योंकि इसी का एक पार्ट माना जाता है अवशोषण लागत पद्धति, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसे हम लोग आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो पहले सीमांत लागत को कर लें, उसके बाद हम लोग अवशोषण लागत को भी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए। सबसे पहले सीमांत लागत के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना कि सीमांत लागत क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने निर्णयन की प्रमुख क्षेत्र और सीमांत लागत विधि के उपयोग के बारे में जाना। तो हम लोगों ने बनाओ या खरीदो निर्णय में हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग कोई प्रोडक्ट को बनाएं या फिर हम कहीं बाहर से खरीदें, तब बनाने से हम लोगों की लागत अधिक आएगी या फिर खरीदने से हम लोगों की लागत अधिक आएगी। तो इन बातों को मैंने अच्छी तरीके से बताया था और बनाओ या खरीदो पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली क्लास को जरूर देखें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मैं सारी की सारी लिंकें भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कुछ बातों की कि पहले बनाओ या खरीदो के बाद में हम लोगों ने निर्णय संबंधी कुछ बातों को जाना। उसके बाद हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो हम लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है कि सीमांत लागत अगर कम होती है बाहर का मूल्य मतलब बाजार मूल्य से, तो हम लोगों को माल बनाना चाहिए। और यदि सीमांत लागत अधिक होती है बाहर के मूल्य से, हम लोगों को माल बाहर से मंगाना चाहिए। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी और मैंने क्वेश्चन भी किए हुए थे। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ थ्योरी आप लोगों को बताई थी, मैंने साथ में क्वेश्चन भी किए थे। और एक क्वेश्चन इसको किया था और मैंने एक क्वेश्चन ये भी किया था। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम, अगर आप लोगों ने देखा होगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई प्रोडक्ट है, हम लोग मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसको 6 रुपये का मार्केट है, लेकिन उसको बनाने में हम लोग 5 रुपये खर्च करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए था। तो हमने इस पर भी बातें की हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग नेक्स्ट पद्धति को आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पद्धति में कौन सी पद्धति है हम लोगों की, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखो मैं पूरी गहराई से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है कि हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ, पूरी गहराई के साथ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। तो ये हम लोगों का ये टॉपिक जो है, ये हम लोगों का आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मत सोचिए कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को अवशोषण लागत और सीमांत लागत विधि दोनों को पढ़ना है। अभी तो हम लोग इनके अंतर्गत हम लोगों ने देखो हम पढ़ क्या रहे हैं उसको बता देते हैं कि हम लोग देखो निर्णयन के विभिन्न क्षेत्रों में सीमांत लागत और विभेदात्मक लागत विधियों का व्यापक प्रयोग किया गया है। तो मैं आप लोगों को व्यापक प्रयोग करना सिखा रहा हूँ, इतना ज़्यादा खास नहीं है डॉक्टर। लेकिन जो अगली बात मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सीमांत लागत विधि और विभेदात्मक लागत विधि और अवशोषण लागत विधि, इनको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये विधियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये विधियाँ क्या होती हैं, विभेदात्मक विधि क्या होती है, अवशोषणात्मक विधि क्या होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इन पर मैं अगली क्लास में आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो इस क्लास को भी देखिए आप लोग साथ में, क्योंकि डिटेल की क्लास मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि डिटेल में करेंगे। मान लो कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं, मान लो यहीं से पूछ दिया आप लोगों से कि कौन कौन सी बनाओ या खरीदो के बाद हम लोग फार्मूला है, इसको हम लोगों को दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक नंबर है हम लोगों का, वो है उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें हम सिर्फ 2 बातों को जानेंगे। तो चलो हम लोग इसमें लिख लेते हैं उत्पाद। अगर हम लोग बात करते हैं उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। तो उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं। तो उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन निम्न 2 पहलू हो सकते हैं। इसके 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू है हम लोगों का, अगर हम इनके पहलू की बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्न 2 तथ्यों की बात की जाती है। निम्न 2 तथ्यों की बात
की जाती है। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। पहला है हम लोगों का नए उत्पाद या विभाग को प्रारंभ करना। नए उत्पाद या विभाग को नए उत्पाद या विभाग को प्रारंभ करना। नए उत्पाद या विभाग को प्रारंभ करना। और दूसरा है हम लोगों का अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण का चुनाव करना। अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण। अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण का चुनाव या निर्धारण। तो नए उत्पाद या विभाग को प्रारंभ करना, हम लोग नए उत्पाद बनाएं। देखो ऐसा है कि उत्पाद को प्रारंभ करने की समस्या में जैसे मान लो हम लोग कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो उसमें 3 समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं कि क्या पुरानी वस्तुओं से एक को बंद करके नई वस्तु का उत्पादन किया जाए, या फिर क्या विद्यमान वस्तुओं में से और नई वस्तुएं जोड़ दी जाएं। तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है इनमें। आप लोग याद रखिए, जब मैं बोल दूं ये इम्पोर्टेंट या फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं पहली बात तो पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी तरीके से बस आप पढ़ते रहिए। तो देखो फिर दूसरी विधि कौन सी थी हम लोगों की कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन। तो उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन निम्न 2 तथ्यों की बात की जाती है इसमें कि नए उत्पाद या विभाग को प्रारंभ किया जाए या फिर अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण का चुनाव किया जाए। अब हम लोग तीसरी विधि की बात करते हैं, और तीसरी विधि जो है वो है हम लोगों की, अगर हम लोग तीसरी विधि की बात करते हैं तो वो है हम लोगों की मूल्य निर्णयन की विधि। तो मूल्य निर्णयन की विधि में हम लोग समझते हैं कि मूल्य निर्णयन, तो इसको भी हम लोग हेडिंग से लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। जो पहले था ही उसी में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। तो मूल्य निर्णयन की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। मूल्य निर्णयन। अब मूल्य निर्णयन में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें है कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें थोड़ी सी बातें लिखेंगे कि दीर्घकाल में, अगर हम लोग बात करते हैं दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए, दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए, कि कुल लागत में क्या क्या होती हैं। तो कुल लागत में 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हम लोगों की कुल लागत में स्थिर लागत, स्थायी लागत, और प्लस में हम लोग इसमें लिख लेंगे सीमांत लागत। सीमांत लागत और अपने लाभ की प्राप्ति हो सके। मतलब हम लोगों को मूल्य निर्णय में ऐसी, मतलब कि मूल्य निर्णय जो करना चाहिए, डिसीजन प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिसमें हम लोगों की लागत भी निकल आए, सीमांत लागत स्थायी लागत दोनों निकल आए, प्लस हमें लाभ भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के मूल्य निर्णय की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमांत लागत की विधि कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रह सकती है। तो इसमें हम लोग देखो, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो मैं बताऊं, जैसे मान लो कि हम एक किसान हैं। अब किसान जो है
अब किसान ने मान लो कि कुछ साधन लगाए होंगे गेहूं का उत्पादन करने के लिए, तो उसने मान लो कि उसने क्या क्या लगाया होगा, तो भूमि लगी होगी, उत्पत्ति के साधन भूमि लगी होगी, मान लो उसमें बीज लगा होगा, खाद लगी होगी, जुताई लगी होगी, है ना, प्लस कटाई लगी होगी। तो ये सारी की सारी जो है, ये कोई मान लो वस्तु बनाई उसने, गेहूं का उत्पादन किया है, तो गेहूं का उत्पादन करने में भूमि लगी होगी, बीज लगा होगा, खाद लगी होगी, जुताई लगी होगी, प्लस उसमें कटाई भी लगी होगी। तो ये सभी की सभी लागतें होती हैं। तो इनको जो वो इसमें धन व्यय करता है तो ये लागत है, तो ये लागत हो जाएंगी। अब किसान क्या कहेगा कि कुछ प्रॉफिट भी अपना जोड़ेगा, तो कुछ लाभ भी प्राप्त करेगा, तो वो ऐसा मूल्य निर्धारित करेगा जिससे कि उसको लागत भी उसकी निकल आए और लाभ भी निकल आए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो सोचता कुछ है और कुछ हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग, व्यापारी लोग चाहे कोई हो, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारी जो लागतें हैं और हमें लाभ है, मत लागतें निकल आएँ और लाभ निकल आए। तो ऐसा मूल्य निर्धारित करना चाहिए जिसमें हम लोगों को किसी वस्तु का, देखो इसमें लिखा हुआ है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए कि कुल लागत, मतलब कुल लागत में स्थायी लागत, सीमांत लागत और अपने लाभ की प्राप्ति हो सके। तो इसमें हम लोग इसकी बात करते हैं। तो सामान्य मूल्य की अगर हम लोग बात करते हैं, सामान्य मूल्य, तो सामान्य मूल्य की अगर हम लोग बात करते हैं, सामान्य मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सामान्य मूल्य निकालने के लिए सामान्य मूल्य बराबर, सामान्य मूल्य निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सामान्य मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले, यद्यपि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन प्रकृति का होता है। अगर हम लोग सामान्य मूल्य इसमें बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यद्यपि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन प्रकृति का होता है, दीर्घकालीन प्रकृति का होता है, लेकिन मूल्य निर्धारण में, लेकिन मूल्य निर्धारण में सीमांत लागत विधि का योगदान, सीमांत लागत विधि का योगदान स्पष्ट करने की दृष्टि से सामान्य मूल्य को निम्न प्रकार रखा जाता है। अब सामान्य मूल्य कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग अगर बात करते हैं सामान्य मूल्य की, सामान्य मूल्य कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग बात करते हैं सेल्स प्राइस बराबर, सेल्स प्राइस कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। सेल्स प्राइस बराबर अगर हम लोग लिख लेते हैं तो सेल्स प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस में हम लोग लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। अब आप लोग ये मत कहिए कि कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? तो कंट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में सिखाया है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस हम लोग कंट्रीब्यूशन लिखते हैं तो सेल्स प्राइस आ जाता है। अब मान लो कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम तो हम लोगों का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से हम लोगों का ये भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इनको याद रखिएगा।
तो ये होते हैं। अगर मान लो एक और फार्मूले की बात करते हैं तो इसी का एक और फार्मूला है, तो एक और फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो दूसरा फार्मूला जो है, अगर हम लोग बोलना चाहें तो मार्जिनल कॉस्टिंग बराबर मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में प्लस करते हैं प्रॉफिट को और प्लस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तब भी हम लोगों का यही आएगा, सेल्स प्राइस आ जाएगा, सेल्स प्राइस। तो क्वेश्चन में फार्मूले में हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि सीमांत लागत में सामान्य मूल्य कैसे निकालते हैं। तो सेल्स में से मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस कंट्रीब्यूशन अगर हम ऐड करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का ये भी आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग तो टॉपिक कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। और सामान्य मूल्य की बात अगर हम लोगों ने की है तो हम लोगों को दूसरे मूल्य की भी बात करनी होगी, और दूसरा मूल्य है हम लोगों का न्यूनतम मूल्य। और न्यूनतम मूल्य इसी का एक टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम मूल्य मिनिमम प्राइस की बात करते हैं तो इसे कभी कभी टेंडर मूल्य भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कभी कभी निविदा मूल्य या टेंडर मूल्य टेंडर प्राइस या उद्धरण मूल्य भी कहते हैं। तो उद्धरण मूल्य भी कहा जा सकता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं निकालने की, तो इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम प्राइस अगर हम लोग लिखते हैं, इसे मिनिमम प्राइस बोल सकते हैं। मिनिमम प्राइस बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो मिनिमम प्राइस बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब कोई हो, अब आप लोग भी तो यही सोचेंगे कि मान लो आप लोगों ने कही है कि कोई आदमी आया आप लोगों की दुकान पे और इसकी जो लागत है, तो इसकी लागत है, देखो ये एक वस्तु है, इसकी लागत कितनी है, 100 रुपये। अब लागत का मतलब होता है कि इसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों ऐड होंगी, तो 100 रुपये की है, ठीक है, लागत आपको पड़ी। अब आप लोग इसको बेच रहे हैं 20 रुपये में ऐड करके, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें आप लोग इसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। तो इसको कितने में बेचेंगे, आप कहेंगे हम 120 में बेचेंगे। अब कोई आदमी आया आपके पास और आपसे कहा है कि 120 रुपये की ये वस्तु है, तो कुछ कम कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि 110 दे दीजिए, वो कहेगा कुछ और कम कर लीजिए। तो भाई आप कहेंगे कि भाई ये तो चीज़ अगर हम और कम कर लेते हैं तो आप कितने कम कर सकते हैं, हाईएस्ट आप 100 से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ कितने की पड़ी है, 100 रुपये की तो पड़ी है, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हैं। तो लागत पर तो आप अपना मिनिमम मूल्य जरूर रखेंगे। मिनिमम प्राइस जो हम लोग रखते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसको बोल सकते हैं मिनिमम प्राइस बराबर टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट मतलब हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग मिनिमम मूल्य की बात भी हम लोगों ने कर ली है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का नए बाजार की खोज। अब हम लोग नए बाजार की खोज करेंगे तो नए बाजार में क्या होगा, नए बाजार की खोज करेंगे तो हम लोग विक्रय संवर्धन योजनाओं का उद्देश्य नए बाजारों की खोज करना होता है। विक्रय संवर्धन का मतलब प्रमोशन, वस्तुओं का प्रमोशन करेंगे, ऐड करेंगे तो नए बाजारों की खोज होगी उससे। तो इसमें भी हम लोग थोड़ी सी बातों को लिख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, और जो नया टॉपिक है वो है हम लोगों का नए बाजारों की खोज।
अब नए बाज़ारों की खोज में अगर हम लोग बात करते हैं तो नए बाज़ारों की खोज करेंगे। अब खोज में क्या है कि विक्रय संवर्धन योजनाओं का उद्देश्य, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो विक्रय संवर्धन योजनाओं का उद्देश्य, विक्रय संवर्धन योजनाओं का उद्देश्य नए बाजारों की खोज करना होता है। नए बाजारों की खोज करना होता है। नए बाजारों की खोज करना होता है तथा इनमें प्रवेश करना भी होता है। तथा इनमें प्रवेश करना भी होता है। ठीक है, तो इनकी जो विकल्प की बात करते हैं तो इनकी विकल्प की बात हम लोग इस नए बाज़ारों में कैसे जाएंगे और नए बाज़ारों को कैसे खोजेंगे, तो इनके विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो नए विक्रय क्षेत्र में नवीन शाखा की स्थापना, नवीन शाखा मतलब नई शाखा की स्थापना करेंगे। पहली बात हम लोग क्या करेंगे, नए विक्रय क्षेत्र में कोई नई मार्केट अगर हम लोगों को है उसका पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद हम लोग उसमें अपनी शाखा, एक नई शाखा की स्थापना कर देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद स्थानीय वितरकों की नियुक्ति करेंगे। स्थानीय वितरकों की नियुक्ति करेंगे, मतलब लोकल जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी हम लोग नियुक्ति करेंगे। निर्यात की दृष्टि से नए बाजारों में माल की पूर्ति करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं नए बाजार की खोज की, तो नए बाजार में खोजेंगे प्लस हम उसमें प्रवेश करना भी होता है। तो मतलब इसमें प्रवेश भी करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग कौन सा काम करेंगे, तो नए विक्रय क्षेत्र में नवीन शाखा की स्थापना करेंगे। तो ये सभी लोगों को पता है। स्थानीय वितरकों मतलब कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे और उनसे संपर्क करेंगे और उनको माल कहेंगे कि आप सप्लाई कीजिए, हम आपको इतने % कमीशन देंगे। निर्यात की दृष्टि से नए बाजारों की आपूर्ति करेंगे, तो ये भी इसमें एक विकल्प हो सकता है। तो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे देखो ध्यान से कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक की पर बात की है आज की क्लास में। तो देखो, बनाओ या खरीदो की बात हम लोगों ने कर ली है। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन की बात हम लोगों ने कर ली है। मूल्य निर्णय मूल्य निर्णय को जाना हम लोगों ने कि मूल्य निर्णय सामान्य मूल्य, मिनिमम मूल्य, विभेदात्मक मूल्य, ये कई प्रकार के होते हैं। नए बाजारों की खोज की बात हम लोगों ने कर ली है। और अगर हम लोग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को एक नए टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है बंद करने का निर्णय, तो ये भी हम लोगों का कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें जो है हम जब अगली क्लास आपको करवाएंगे ना, तो सबसे पहले इसी को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक भी अगली क्लास में ही शुरू करेंगे। देखो छोटा सा टॉपिक है ये, तो इसको ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। तो इसको कवर करने के बाद हम लोग न्यू जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन रहने को क्या वाला है, तो हम लोग उसी में पढ़ेंगे सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि।
तो हम लोग इन दोनों टॉपिकों को पहले पढ़ेंगे। अभी देखो, सीमांत लागत विधि को नहीं पढ़ा हम लोगों ने। सीमांत लागत विधि में व्यापक प्रयोग को पढ़ा हम लोगों ने, विभेदात्मक लागत विधियों में व्यापक रूप से हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि। इनके भी क्वेश्चन आते हैं और इनको भी अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।